नमस्कार दोस्तों। हम आज मनुष्यों में लालच इतना बढ़ चुका है कि हम आज खुद के जीवन के साथ खिलवाड़ करने लग गए हैं, प्रकृति के साथ खेलने लग गए हैं। उस प्रकृति के साथ जिसने हर एक चीजें संतुलित रूप से बनाई थी, जैसे कि उसने चूहे को बनाया ताकि पौधे के बीजों को वो एक जगह से दूसरे जगह पे फैला सके, वो मिट्टी में बिल बनाकर रहे, जिससे क्या हो कि मिट्टी उपजाऊ हो सके। अब चूहे की जनसंख्या ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि वो फिर मनुष्य का भोजन खा जाएगी, इसलिए उसने बिल्ली को भी बनाया। कहने का मतलब यह है कि उसने पूरी की पूरी फूड चेन बनाई ताकि संतुलन जो है वो बना रहे। लेकिन आज मनुष्य इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रिलियंट हो चुका है कि वो समझता है कि आज हमने प्रकृति को ही जीत लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। हैशटैग सेव अरावली काफी ट्रेंडिंग कर रहा है, सभी जगह इसकी ही चर्चा हो रही है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे प्रश्न आने की संभावना भी बढ़ चुकी है। तो इसलिए हम इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, साथ ही समझेंगे कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक निष्कर्ष जो दिया है, एक फैसला जो दिया है, जो अरावली का जो डिफिनेशन दिया है, उस डिफिनेशन में क्या छिपा हुआ है, वो कैसे उस चीज को मापेंगे। क्योंकि अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा कि डिफिनेशन क्या है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे शुरुआत से लेकर के अंत तक सभी चीजों को समझेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला है क्या। तो दोस्तों, पर्वत श्रृंखला जैसे ही बोलते हैं तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पर्वत श्रृंखला होती क्या है। तो एक तो होता है पर्वत, जैसे कि हम अगर इस तरीके का अगर हम बात करें कि ये, तो इसको आप बोलेंगे पर्वत। लेकिन इसी में अगर बहुत सारी अगर इस तरीके से अगर जुड़ जाएं तो इसको हम बोलेंगे पर्वत श्रृंखला। जैसे कि आपने हिमालय को भी देखा होगा, हिमालय भी क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है। हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी पहाड़ियां जो है वो जुड़ी हुई हैं। अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, क्यों, और जो हिमालय है वो नवीन पर्वत श्रृंखला है, वो जवान है। तो उसमें क्या हो रहा है कि इस ये जो जवान है, तो यहाँ पे ऐसे अगर चोटियां हैं तो पृथ्वी के अंदर जो है वो पृथ्वी के क्रस्ट में कुछ हलचल होती हैं। तो इसी अंदरूनी वो मामले हैं, अंदरूनी परिवर्तन के कारण। तो इसमें क्या होती है कि बढ़ोतरी होती है, ठीक है। लेकिन जो अरावली है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती, वो ऐसे होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो चोटियां हैं यहाँ पे हवाएं आती हैं, ऊपर से बारिश आता है, तो ये जो है यहाँ पे अपरदन होने लगता है और ये धीरे धीरे मिट्टी का रूप ले लेता है और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे छोटा होता है। लेकिन जो हिमालय है उसकी जो हाइट है वो बढ़ती भी है, क्योंकि वो जवान है। लेकिन अरावली की जो हाइट है वो घटती है। अरावली जो है वो सबसे प्राचीनतम है, प्री कैम्ब्रियन युग की बनी हुई है, मतलब कि उस समय बनी थी जब हम मनुष्यों का अस्तित्व भी नहीं था और आज हम उसी को उखाड़ने चले, ठीक है। देखिए, अरावली जो है वो भारत के 4 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं, तो ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर यहाँ पे ये हरियाणा में जाती है और हरियाणा के बाद ये दिल्ली में चली जाती है। और दिल्ली के रायसीना हिल्स, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी बनी हुई है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला के हिस्से पर ही बनी हुई है। इसकी जो टोटल हम अगर लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर लंबी है। कितना, 692 किलोमीटर। लेकिन जो सबसे अधिक जो लंबाई है, सबसे अधिक कहाँ फैली हुई है, तो वो राजस्थान में फैली हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में एक माउंट आबू के पास एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, और ये गुरु शिखर जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। इतना चीजें आपको क्लियर हो गया होगा कि वलित पर्वत कौन सा है, पुरानी पर्वत कौन सा है, आपने समझ लिया होगा। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन कौन सी राज्य में फैली हुई है और ये कहाँ फैली हुई है, ये सारी चीजें आपने जान लिया। अब हम जहाँ बात करते हैं जो हाल ही में जो रिपोर्ट आया है उसकी, तो अभी जो रिपोर्ट आया उसमें ये कहा गया है कि 2 तरीके की चीजें हैं, एक तो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल क्या है कि अगर इसकी हाइट 100 मीटर है तब ये क्या है कि अरावली का हिस्सा है। अगर किसी भी चोटी का हाइट अगर 100 मीटर है तब वो अरावली का हिस्सा है, लेकिन अगर 100 मीटर से नीचे है, जैसे कि 99 मीटर है, तो वो अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर एक ऐसी यहाँ पे पहाड़ी है, एक यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर से अधिक अगर है, 500 मीटर से अगर अधिक है, तो वो अरावली का हिस्सा नहीं है। अब ये आप सोच लो कि कितना दिक्कत है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। इसको हम सारी चीजें हम विस्तार से समझेंगे कि ये सभी चीजें जो है इसमें क्या क्या इंपैक्ट भी पड़ेगा, हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गया, क्या डिफिनेशन है। अब ये डिफिनेशन देने का जरूरत क्यों पड़ा, इस पे भी आते हैं। क्योंकि ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है, हर किसी को चाहिए सिटी, स्मार्ट सिटी चाहिए, हर चीज को बिल्डर को चाहिए कि भाई हमें काम मिले,
हम बिल्डिंग बना सके। तो भाई उसके लिए पत्थर की तो जरूरत है, तो आप क्या करोगे, वहां से आप माइनिंग करोगे, वहां पे आप सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से अलग अलग डिफिनेशन देते थे। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि अब ये केस गया हुआ था टी.एन. गोदावर्मन केस। कौन सा? टी.एन. गोदावर्मन केस। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पर्यावरण मंत्रालय है, जिसके जो अभी मंत्री हैं वो भूपेंद्र सिंह हैं, तो वहां पर्यावरण मंत्रालय से वो सुझाव मांगता है। पर्यावरण मंत्रालय क्या करता है कि यही सुझाव देता है, ये सुझाव देता है, और सुप्रीम कोर्ट है वो इस सुझाव को मान भी लिया है। मतलब ये पास हो चुका है, मतलब कि अरावली जो है वो नष्ट होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे समझो, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप 100 मीटर मानोगे कैसे? सारी रहस्य तो यहीं पे छुपी हुई है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक बोर्ड आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने राजस्थान का एक बोर्ड लिया है, क्योंकि राजस्थान में ही जो है वो सबसे अधिक फैली हुई है, इसलिए मैंने यहाँ राजस्थान का बोर्ड लिया। ये मामला तो पूरे देश का है, क्योंकि आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर असर पड़ने वाला है, तो इसको हम भले समझते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? 224 मीटर एबव सी लेवल, मतलब कि समुद्र तल से ये 224 मीटर ऊंची है यहाँ की जो जमीन है। ठीक है, मतलब कि एक बेस पॉइंट लिया गया कि आखिर बेस पॉइंट जो है वो क्या है, तो इसका जो बेस पॉइंट है वो सी लेवल है, समुद्र का तल से। लेकिन इसका बेस पॉइंट क्या है जो आपने जो फैसला लिया? जैसे कि अगर कुछ इस तरीके का अगर कोई पहाड़ी है, इस तरीके का अगर कोई पहाड़ी अगर है, तो आप इसका बेस पॉइंट कैसे लोगे? आपने तो बोला कि अगर यहाँ के आसपास की जो जमीन है उससे 100 मीटर ऊंची है। अब ये हर जगह की जमीन तो सेम समतल नहीं होती ना, समतल तो होती नहीं है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे कुछ है, मतलब कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची। तो आप इसको मापोगे कैसे? एक बेस पॉइंट आपको देना चाहिए, और ये फैसले तो आने ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर इसको हम अगर 100 मीटर माने, अगर यहाँ से अगर 100 मीटर मापूंगा तो इतना हाइट मान के चलो आया। लेकिन अगर इसी को अगर यहाँ से मानूं तो यहाँ 100 मीटर आएगा, लेकिन इसी को अगर यहाँ से मानूं तो यहाँ 100 मीटर आएगा। तो आप इसको मापोगे कैसे भाई? आसपास की जमीन तो आपने बता दिया, तो सारा का सारा रहस्य इसी में छिपा हुआ है। मतलब कि जो पूरे जो बिल्डर्स हैं और जो नेता हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ तो खटपटी चल ही रही है, तो ये चीज भी क्लियर नहीं है, और यहीं पे सारा रहस्य जो है वो छुपा हुआ है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सभी चीजें क्लियर है। अब हम आते हैं कि इस पे क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखो कि अगर ये फैसला, अगर ये लागू अगर हो जाता है, तो लगभग लगभग 93% जो हिस्सा है, जो अरावली है, उसका 93% भाग ऐसा है जिसका ऊंचाई जो है वो 100 मीटर से कम है। मतलब कि 93% अरावली जो है वो समाप्त होने वाली है। समझ पा रहे हैं? मतलब कि 93% जो है वो हाइट जो है 100 मीटर से ऊंचाई से वो कम है। अब समझ लो भाई, तो ये तो गलत चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये फैसला, अगर अभी तो ऐसे मतलब बिल तो पास हो ही गया है, लेकिन होता है तो ये दिखेगा कैसे अरावली हमारा? तो इस तरीके का अभी आपने देखा कि इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहाड़ है, पूरा घेरे हुए है, एक बैरियर का काम कर रहा है। जैसे उत्तर में हिमालय जो है हमारा बैरियर का काम करता है, तो इसी तरीके से ये जो पश्चिम है, जो कि पाकिस्तान वाला एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला, तो वो बैरियर का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे अगर तोड़ दिया जाता है तो कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ से होगा क्या कि जो यहाँ पे जो डेजर्ट है, समझिएगा क्या क्या अब असर पड़ने वाला है। यहाँ पे जो डेजर्ट है ये वाला, ये डेजर्ट जो है वो धूल भरी हवाएं यहाँ से उड़ेंगी, और उड़ते उड़ते ये यहाँ से क्रॉस कर जाएंगी, क्योंकि अब बैरियर नहीं रहा। अब बैरियर नहीं रहा तो ये क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस करते हुए दिल्ली तक ये पहुंचेंगी, उत्तराखंड पहुंचेंगी, और वहां पे पहुंच करके वो हवा को क्या करेंगे? प्रदूषित करेंगे। एक तो ऐसे ही दिल्ली का हालत खराब है, और भी प्रदूषण बढ़ेगा। अब दूसरी चीजें देखो कि ये जब आती हैं तो अपने साथ जो है वो धूल भरी हवाएं लेके आती है। अगर ऐसे अगर यहाँ पे अगर अरावली अगर होती, तो इसमें जो वन होते हैं, वनों पे जो पत्ते होते हैं, उस पे क्या होता है? पानी जमा होता है। अब ये पानी जो है वो धूल को अपने अंदर क्या कर, हवा में जो धूल मिक्स होता है उसको पानी में वो सट जाते हैं, और वो फिल्टर होकर के फिर आगे बढ़ता है। समझ पा रहे हैं? वो फिल्टर होकर के आगे बढ़ा तो फ्रेश हवा आगे गया। लेकिन अब क्या होगा कि ये तो पूरा बैरियर ही हट गया, पेड़ पौधे हट जाएंगे। अगर ये हट जाएंगे तो धूल भरी हवाएं यहाँ तक पहुंचेंगी, जिससे AQI लेवल जो है वो खराब होगा। आगे समझो कि ये कहाँ तक पहुंचने वाला है? तो ये पहुंचने वाला है हिमालय तक। अब यहाँ मैं आपको हिमालय दिखाता हूँ। ये देखो, ये हिमालय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये मैं आपको थोड़ा बना देता हूँ। ये मान के चलो कि ये आपका अरावली है। अब ये अरावली जो है, यहाँ से हवाएं अगर उड़ते उड़ते जाएंगी तो ये कहाँ तक चली जाएंगी? ये इधर भी आ जाएगा, और ये हिमालय तक पहुंचेगा। हिमालय पे पहुंचेगा तो आपको पता होगा कि हिमालय के ऊपर जो है ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उस पे
बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिसमें पानी का भंडार छुपा होता है। अब ये बालू जो होते हैं जितने जल्दी गर्म होते हैं उतना जल्दी ठंडा भी होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भुंजिया वाले होते हैं वो भी बालू का ही यूज करते हैं ताकि वो जल्दी से गर्म हो सके। अब ये बालू जब यहाँ पे आएगा तो ये पानी में तो सड़ जाएगा, ग्लेशियर में सटेगा, वो एक परत बना लेगा। क्या बना लेगा? परत बना लेगा। अब वो जो परत है जब उस पर धूप पड़ेगी तो वो जल्दी से गर्म होगा और ये ग्लेशियर को पिघलाने का काम करेगा, जिससे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे। और यहाँ से जो गंगा नदी जो निकल रही है, गंगा नदी क्या करेगी, इसमें पूरा बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में पूरा बाढ़ का माहौल आ जाएगा, पूरा डूबने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा अगर हुआ तो। अब यहाँ पे देखो कि इधर से तिब्बत के मानसरोवर झील से भी निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कहाँ से होकर के आ जाती है इधर, फिर ये बंगाल की खाड़ी में होकर के चली आती है। तो यहाँ पे भी, इसमें भी जल स्तर जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तीसरा चीजें क्या होगी इस हवा से कि इस ये जो धूल भरी हवा है, जो बालू है, वो आगे जाएगी और खेत में ये जाकर के एक लेयर बना लेगी, जिससे कि क्या होगा, वहां पे खेत में बालू का लेयर बन जाएगा और वहां पे फिर कोई फसल नहीं होगा। मतलब कि डेजर्टिफिकेशन भी होगा। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि मरुस्थलीकरण जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि दिल्ली में भी ये मरुस्थल बढ़ सकता है, क्योंकि डेजर्ट जो है उसमें धूल भरी हवाएं जो है वो अपने साथ बालू को उड़ाती हैं और वो उड़ा करके बालू को लेके जाएंगी और वो जमा करेंगी। धीरे धीरे डेजर्ट का जो है वो विस्तार होता चला जाएगा। तीसरी चीजें क्या है कि जो बारिश होती है, मैं यहाँ पे अब समझाता हूँ। इतनी चीजें समझ गए, 4-5 चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये सॉरी जैसे कि ऊपर से जो बारिश होती है वो बारिश क्या करता है, तो बारिश जो है वो यहाँ पे जमा होता है। देखो ये इसमें पानी जमा होगा अरावली में, और ये इसमें दरार होते हैं। इसमें क्या होता है? दरार। अब ये धीरे धीरे जो है पानी को नीचे भेजते हैं, मतलब फिल्टर करके वाटर को अंदर भेजते हैं, जिससे जो पृथ्वी का जो जल स्तर है वो बना होता है। पृथ्वी के अंदर जो जल स्तर है, जो हम पानी जो पीते हैं, है ना, चापाकल से, नल से वगैरह से, मोटर से, तो वो एक जल स्तर ही नहीं रहेगा तो पानी निकलेगा कैसे? मतलब कि जो जल स्तर है वो भी कमेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज नहीं हो पाएगा। मतलब कि ग्राउंड वाटर का रिचार्ज का ये बहुत अच्छा माध्यम था, ये भी समाप्त हो जाएगा। तीसरी आगे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो वन्य जीव रहते हैं। वो वन्य जीव का जो निवास है वो भी समाप्त होने वाला है। मतलब यहाँ पे शेर, भालू, गैंडा वगैरह, हाथी जो भी रहते हैं उनका निवास स्थल समाप्त होने वाला है। अब ये जो गैंडे हैं, भालू हैं, चीता हैं, वो क्या आएंगे, तो जहाँ पे मनुष्य रहते हैं वहां पे आ जाएंगे। अब मनुष्यों में और जानवरों में जो संघर्ष है वो भी काफी ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा, बढ़ेगा, है ना। तो ये भी बढ़ने की संभावना है। तीसरी चीज आप देखो, तीसरी मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, बहुत सारा हो गया, लेकिन तीसरी ये भी गिना रहा हूँ। चलो कोई बात। इस तरीके के होते हैं अगर पहाड़ी, इस तरीके के पहाड़ी हैं। अब यहाँ पे, अब देखो कि यहाँ पे अगर शेर का एक बच्चा, शेर रह रहा है, शेरों का झुंड, यहाँ पे भी शेरों का झुंड रह रहा होगा। ये जो शेर है वो यहाँ पे जाता है किसके माध्यम से? ऐसे। अब ये जो इधर का जो शेर है वो यहाँ पे जाता है, तो इनका डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन अगर यहाँ से बीच में इसका अगर संपर्क ही टूट जाए ऐसे, तो ये जाएंगे कैसे? ये तो जा ही नहीं पाएंगे भाई। तो इनका डीएनए ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा, है ना। अब अगर डीएनए ट्रांसफर नहीं होगा तो अगर शेर है, यहाँ शेर, यहाँ शेर, यहाँ शेर, तो इनके बीच जो डीएनए का ट्रांसफर दूसरे में कैसे होगा? तो ये अपने ही भाई बहन के साथ क्या होगा, इनका जो डीएनए है वो ट्रांसफर होगा। मतलब कि डीएनए चेंज नहीं होगा। और इस तरीके से क्या होता है कि डीएनए जो है वो क्या हो जाता है, वो कमजोर होने लग जाता है। डीएनए काफी कमजोर हो जाएगा और इनके जो बच्चे हैं वो काफी कमजोर हो जाएंगे। अगर कोई भी इंफेक्शन आएगा, कोई भी चीजें, तो उसको वो जल्दी सहन नहीं कर पाएंगे और इनकी मृत्यु काफी जल्दी हो जाएगी। मतलब कि जो चीजें हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी खतरे में है। इसको आप क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी क्या है, तो खतरे में। तो ये चीजें भी आप समझ चुके होंगे। मानसून पर इसका प्रभाव कैसे पड़ने वाला है ये भी समझो कि मानसून पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ देखो, मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ से जो अरब सागर है ना इधर, तो अरब सागर से ये जो हवाएं चल रही हैं यहाँ पे आकर के ये जो अरावली है इसको क्या करेगा, रोकेगा। अब ये हवाएं तो इधर से रुकेंगी नहीं, ये डायरेक्ट कहाँ चली जाएंगी, ये उत्तराखंड तरफ चली जाएगी। अब क्यों मैं उत्तराखंड ही क्यों बोल रहा हूँ भाई, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ही क्यों बोल रहा हूँ? तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो हिमालय है ना भाई, ये तो कहीं नहीं जा रहा। तो हिमालय क्या करती है कि इसको हवाएं को रोकती है, इस हवा को तो यहीं पे रोक लेगी और यहीं पे बारिश हो जाएगी। मतलब कि उत्तराखंड में भी पूरा तबाही मच जाएगा भाई।
उत्तराखंड में पूरा बाढ़ आने वाला है। अभी देखा होगा कि उत्तराखंड में इतना ज्यादा वहां पे विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया, जिसके वजह से आपने देखा ना कि उत्तराखंड का क्या हाल हुआ। वहां पे भूस्खलन की मामला कितना ज्यादा तेजी से बढ़ा है, ये चीजें आप देख रहे हैं। फिर भी आप प्रकृति के साथ खेल रहे हो भाई, क्या दिक्कत है? आप थोड़ा सा अगर भूगोल पढ़ लिए होते तो क्या ही दिक्कत है ना? क्योंकि भूगोल जो है वही डिसाइड करता है किसी भी जगह का इकोनॉमी। किसी भी जगह का जो इकोनॉमी होता है वो कौन डिसाइड करता है? वहां का भूगोल। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह पे जाकर के फैक्ट्री बना दोगे, वहां पर भूगोल कैसा है इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वहां पे फैक्ट्री बनेगी या फिर नहीं बनेगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। ये इस तरीके का जो डिफिनीशन है वो काफी निंदनीय है, और इस तरीके का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का भी काफी निंदनीय है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो विधायिका होती है वो क्या होती है, विधायिका जो होती है वो न्यायपालिका से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि न्यायपालिका में जो है वो विधायिका का भी हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी भारतवासी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। हम लोग विधायिका पे, सरकार पे बिलीव करें या ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला देना चाहिए वो अच्छे तरीके से सोच समझ के देना चाहिए। यहाँ पे वन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं एक बार फिर से गिना देता हूं। वन पे प्रभाव पड़ेगा, मरुस्थलीकरण होगा, है ना, मतलब डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, ग्लेशियर पिघलने की संभावना है, नदियों का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है, जीवों का जो डीएनए है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, है ना, वन जीव में कमी आएगी, मनुष्यों और जानवरों के बीच संघर्ष जो है वो बढ़ेगा। इसका मानसून पे भी असर पड़ने वाला है। यहाँ पे देखो कि बंगाल के खाड़ी से भी जो मानसून जो जाती है वो भी क्या करेगी, वो मतलब कि दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो अरावली भी तो रोकती है बंगाल की खाड़ी वाला। अब ये बंगाल की खाड़ी वाला जो है वो भी रोक नहीं पाएगी, और रुकेगी नहीं तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, और ये सारा का सारा बारिश कहाँ चला जाएगा, पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि रुकने वाला तो होना चाहिए ना भाई, नहीं रुकेगा तो फिर बारिश आएगी कैसे? यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिख दी है। अरावली जो है एनसीआर का एसी है। अगर कटाई बढ़ी तो गर्मी और कार्बन हीट आइलैंड इफेक्ट दिल्ली वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ठीक है, तेंदुआ, मोर, कई संकटग्रस्त जीव अरावली में रहते हैं। पहाड़ों के बिना ये जानवरों का ठिकाना खत्म हो जाएगा। ये चीजें क्लियर है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हर चीजें जो है, हर जो फैसला है वो सभी को देखते हुए देना चाहिए, ना कि किसी एक चीज बिल्डर्स के आपने देख लिया कि हाँ उनका क्या है। भाई सबका चीज, सबका तो देख लेते ना कि हाँ क्या असर पड़ेगा सबके जीवन पर, है ना। सिर्फ मनुष्यों के लिए आप देख रहे हो भाई, जानवरों को भी तो देखो। संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा? अगर संतुलन बिगड़ गया तो क्या होगा? संतुलन जो है वो बना होना काफी आवश्यक है। अगर संतुलन नहीं बना रहा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया उत्तराखंड का एग्जाम्पल। आपने एक नाम सुना होगा सोनम वांगचुक का, जो कि वो क्या कर रहे थे, शेड्यूल 6 के बारे में मैंने नहीं बताया। शेड्यूल 6 क्या है, तो मतलब कि अनुसूची जो 6 है। जैसे कि उत्तराखंड का जो हिस्सा है वहाँ पे काफी ज्यादा असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह, नागालैंड देख रहे हो, तो वहाँ पे जो है वो क्या है, काफी ज्यादा पहाड़ियां हैं। तो वहाँ के जो डेजर्ट, जो पहाड़ी वगैरह होता है उस पर असर, उस पर किसका हक होता है? वो कानून चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन वहां पे शेड्यूल 6 को में उसको शामिल किया गया है ताकि वहां के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी कि नहीं। अगर कोई फैक्ट्री लगाना है तो वहां के लोग बताएंगे कि हाँ इसका असर जो है वो क्या करेगा, यहाँ के जो पर्यावरण है उस पर पड़ेगा, तो यहाँ पे ये फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। मतलब कि वहां के लोग डिसाइड करेंगे। जो भी चीजें शेड्यूल 6 में सम्मिलित है वो वहां के लोग डिसाइड करते हैं। तो शेड्यूल 6 में शामिल करने के लिए जो लद्दाख वाला एरिया है, वहां से सोनम वांगचुक लद्दाख को शेड्यूल 6 में क्या करवाना चाहते थे, शामिल करवाना चाहते थे, क्योंकि वहां पे भी ग्लेशियर वगैरह है। तो वहां पे भी अगर इस तरीके की चीजें होंगी, खनन वगैरह अगर ज्यादा अगर हो जाएगा तो वहां पे भी क्या होगा, प्रकृति को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सोनम वांगचुक को भी अभी आप देख रहे हो कि जेल में डाल दिया गया है। तो भाई वो भी अपना जो है वो पर्यावरण को बचाने के लिए वो चाहते थे कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में डाला जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान जरूर लेगी, और हम सभी जो भारतवासी हैं, क्योंकि अगर बाढ़ आई तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में हर जगह पे बाढ़ आ सकती है। ठीक है, तो इसका असर जो है हम सब भारतवासियों पे देखने को मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर से जरूर संज्ञान लेगा, और अपने जो उसका जो भी जो फैसला है उस पर वो पुनर्विचार
करेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये समझ में आया है तो इस चैनल को जो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और भी बने रहिएगा, क्योंकि इस तरीके के सेशन जो है वो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।